बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो, आज हम करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि एक कंट्री की जो करेंसी है उसको हम कन्वर्ट करते हैं दूसरी कंट्री की करेंसी में। ठीक है। तो हमारी करेंसी कौन सी है? हमारी करेंसी डोमेस्टिक करेंसी है ना। और दूसरी करेंसी, दूसरी कंट्री की करेंसी फॉरेन करेंसी। तो हम अगर डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं दूसरी करेंसी में, फॉरेन करेंसी में, तो जिस रेट पे हम कन्वर्ट करेंगे उसको बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे $1 मिल रहा है अगर 70 रुपीज का, ठीक है, तो क्या होगा, मान लो 80 रुपीज का मिल रहा है, $1 80 रुपीज का मिल रहा है या 70 रुपीज, जो भी प्राइस चल रही होगी। अभी 80 रुपीज, 80 के आसपास है, 80, 81, 82 के समथिंग के आसपास है। मान लेते हैं 80 रुपीज में $1 मिल रहा है। अगर आपको $100 चाहिए तो 80 के मल्टीपल्स में आपको पैसे देने पड़ेंगे। जैसे आपको $100 चाहिए तो आपको $8,000 रुपीज देने पड़ेंगे, है ना। आपको अगर मान लो कि $1,000 चाहिए तो आपको $80,000 पे करने पड़ेंगे। ठीक है। ये जो रेट है हमारा 80 रुपीज का पर डॉलर, वो आपका एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है। अब हम देखो बात करते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होती है? करेंसी डेप्रिसिएशन जो होती है उसमें हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो गिरती है, डिक्रीज होती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज। ठीक है। तो फॉरेन करेंसी की तुलना में हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिरती है। कैसे गिरती है भाई? तो हमें देखना होता है, मान लो मतलब $1 अगर 80 रुपीज में आ रहा था, अगर वो $1 84 रुपीज में आ रहा है, तो क्या हो गया, वो आपकी करेंसी जो है, आपने $1 खरीदने के लिए पहले 80 रुपीज दिए, अब आपको उसी डॉलर को $1 को खरीदने के लिए 84 रुपीज देने पड़ रहे हैं। यानी आपके लिए डॉलर महंगा है। ठीक है। जब डॉलर खरीदना महंगा होता है यानी वो करेंसी डिप्रिसिएशन है। ठीक है। आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं $1 खरीदने के लिए। तो एक्चुअली देखा जाए तो करेंसी जो डिप्रिसिएशन है ना, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। कैसे? हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। हाँ, इंपोर्ट कम हो जाता है। इंपोर्ट कम इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें ज्यादा दाम में डॉलर्स लेने पड़ते हैं। ठीक है। तो अगर फॉरेन जाएंगे, वहां से अगर चीजें डॉलर में खरीदनी होंगी तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ जाते हैं, इसलिए इंपोर्ट कम हो जाता है और एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वो हमारे यहाँ से सामान लेंगी, तो जो सामान उनको 80 रुपीज में, 80 रुपीज तक का सामान उनको $1 मिल जाता था, अब वो 84 रुपीज तक का सामान हमारे यहाँ से खरीद पा रहे हैं। ठीक है। इसलिए हमारी क्या होता है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और इंपोर्ट कम हो जाता है, क्योंकि हमें महंगा पड़ता है फॉरेन से, कंट्री से सामान मंगाना हमारे लिए महंगा पड़ता है अगर डोमेस्टिक करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट होती है तो। ठीक है। तो तीन बातें होती है इसके अंदर। एक तो है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है और इंपोर्ट हमारी कम हो जाती है। हम इंपोर्ट कम करते हैं और एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि फॉरेन कंट्री से डिमांड बढ़ जाती है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है। क्योंकि उनको लगता है क्या कि हमारे पास हम ज्यादा से ज्यादा $1 में ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद सकते हैं इंडिया से, क्योंकि उनके लिए वो ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और हम इंपोर्ट नहीं कर पाते ज्यादा, क्योंकि इंपोर्ट महंगा पड़ जाता है। तीसरी बात क्या होती है कि चूंकि एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ गया और इंपोर्ट कम हो गया, तो क्या हो गया, उससे फायदा ये होता है कि हमारी जीडीपी बढ़ जाती है। क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा होने से क्या होगा, फॉरेन करेंसी ज्यादा आएंगी हमारे पास। फॉरेन करेंसी का रिजर्व जितना ज्यादा होगा उतना कंट्री हाई पे जाएगी, अप में जाएगी, और हमारी कंट्री को फायदा होगा और हमारी जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये नेशनल इनकम के लिए भी बहुत जरूरी है। तो नेशनल इनकम हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज हम देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, तो हमारे पास देखना होता है फॉरेन करेंसी रिजर्व। फॉरेन करेंसी रिजर्व हमारी बढ़ जाती है तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है, नेशनल इनकम हमारी बढ़ जाती है। ठीक है। तो आपको तीन फायदे हैं। एक तो एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, इंपोर्ट कम हो जाती है। इंपोर्ट कम हो जाती है ना। तो क्या होता है कि इंपोर्ट कम हो जाएगी तो हम सरकार भी चाहती है कि इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो, हम अपने सामान को ज्यादा विदेशों में बेचें और इंपोर्ट कम करें। हम अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, इसलिए सरकार क्या करती है, कई बार करेंसी की रेट को खुद अपने आप में कंट्रोल करती है, ताकि सरकार फॉरेन करेंसी के जो को डिप्रिशिएट कर सके, है ना, ताकि इंपोर्ट को डिस्करेज किया जा सके।
और एक्सपोर्ट को इनकरेज किया जाए, ठीक है। ये मोटिव होता है सरकार का, ठीक है। तो करेंसी एप्रिसिएशन की बात अब करते हैं। करेंसी एप्रिसिएशन में क्या होता है कि इसमें होता क्या है कि हमारी जो करेंसी की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है ना, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। जैसे एक रुपीस मतलब एक डॉलर के लिए आपको मान लो 84 रुपीज देने पड़ रहे थे। अब करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, यानी आपको $1 के लिए मात्र 80 रुपीज देने पड़ रहे हैं, है ना, या 74 रुपीज के बदले 70 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो क्या हो गया, वो आपका करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं डॉलर खरीदने के लिए, तो आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। करेंसी एप्रिसिएशन हमारे लिए उतना अच्छा होता नहीं है, क्योंकि करेंसी एप्रिसिएशन करने से क्या होता है कि फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट जो है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि फॉरेन कंट्री सोचती है यार पहले हमको 84 रुपीज तक का सामान मिल जा रहा था इंडिया से, अब वही सामान हमें 84 रुपीज तक का ही मिलेगा $1 में। पहले $1 में 84 रुपीज का सामान मिल जा रहा था, ठीक है, 84 रुपीज के वैल्यू का सामान मिल जा रहा था। अब हमें 80 रुपीज की वैल्यू का सामान मिल जा रहा है, यानी हमारे हमें अब हम कम क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या करती है, फॉरेन जो जो कंट्रीज होती हैं वो एक्सपोर्ट कम कर देती हैं और हमारी इंपोर्ट बढ़ जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमको फॉरेन करेंसी की जो चीजें हैं वहां से, जो फॉरेन कंट्री की जो चीजें होती है वो हमें सस्ती मिलती है, तो हम अपनी इंपोर्ट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और उसका एक नुकसान क्या है कि एक्सपोर्ट कम होएगा और इंपोर्ट ज्यादा होगा, तो हमारे जो जो फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है, डॉलर वगैरह जो भी है हमारे पास, वो कम होता जाएगा, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनको डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, है ना। जो फॉरेन कंट्री की जो लोग होते हैं, जो फॉर्म्स होती हैं, उनको कंपनियों को हम क्या करें, डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो डॉलर का जो रिजर्व है वो कम हो जाएगा, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हमारा कम हो जाएगा, उससे नेशनल इनकम घट जाएगी, ठीक है। तो करेंसी एप्रिसिएशन हमारे लिए सही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अगर हम हमारा मोटिव है कि फॉरेन कंट्रीज हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और वो एक्सपोर्ट करें हमें, ठीक है, मतलब सॉरी, वो हमें हमसे इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो जब वो इंपोर्ट हमसे करेंगे, है ना, यानी हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगी, क्योंकि वो हमें पैसे देंगे, अपनी करेंसी देंगे, तो हमारे पास विदेशी करेंसी ज्यादा आएगी, तो विदेशी करेंसी का रिजर्व जो है, फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो बढ़ेगा। यही इसका मोटिव होता है। तो करेंसी की एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन में कौन हमारे लिए बेनिफिशियल है, करेंसी डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो अब देखो, अगर इसके डिफरेंसेस पूछेंगे तो आपको कैसे बताना है, करेंसी डिप्रिसिएशन क्या है, तो करेंसी डिप्रिसिएशन refers to decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency, ठीक है। तो अब देखो, करेंसी एप्रिसिएशन क्या हो गई, इसमें क्या होता है कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी होती है उसकी वैल्यू एप्रिशिएट कर जाती है, यानी $1 पहले 80 रुपीज में मिल रहा था, अब वो हमें कितना मिल रहा है, अब हमें मान लो 78 रुपीज मिल रहा है, या पहले 84 रुपीज मिल रहा था अब 80 मिल रहा है, यानी आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं जब, तो हो गया करेंसी एप्रिशिएशन। जब आपको डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं वो करेंसी डिप्रिशिएशन है। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ता है, करेंसी अगर डिप्रिशिएट होती है तो उसका फायदा क्या है, करेंसी डिप्रिशिएट करने पे हम हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, यानी फॉरेन करेंसीज जो है वो हमारे गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगी, क्योंकि एक डॉलर में वो 80 रुपीज का सामान खरीद पा रही थी, अब वो $1 में 84 रुपीज का सामान खरीद पाएंगी, तो उनके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल हो गया, वो ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीद पाएंगी। और इंपोर्ट हमारा कम हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए फॉरेन करेंसी जो है वो फॉरेन कंट्रीज की गुड्स होते हैं, जो फॉरेन गुड्स होते हैं वो हमारे लिए महंगे हो जाएंगे, क्योंकि पहले 80 रुपीज आपको देने पड़ते थे डॉलर के लिए, अब आपको 84 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आपको पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो आपके लिए वो महंगा हो गया। अब करेंसी एप्रिसिएशन में क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, करेंसी एप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट आपका घट जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज जो है उनको पहले मान लो कि 84 रुपीज में ज्यादा सामान मिल रहा था, अब 80 रुपीज का सामान मिल पाएगा, पहले 84 रुपीज तक का सामान वो $1 में खरीद पाते थे, अब सिर्फ 80 रुपीज तक का ही सामान वो खरीद पाएंगे, यानी आपकी एप्रिसिएशन, करेंसी की एप्रिसिएशन हो रही है, ठीक है।
और इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फॉरेन गुड्स जो है वो समय सस्ते दाम पे हमें मिलने लगेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप बता दोगे वैसे ही अकॉर्डिंगली 70 या 80 जो भी है। ठीक है, तो 80 रुपीज से 84 रुपीज हो गया, वो करेंसी डेप्रिसिएशन है। अगर 84 रुपीज से 80 हो गया तो वह करेंसी डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अब देखो फॉरेन एक्सचेंज के टाइप्स देखते हैं हम। तो फॉरेन एक्सचेंज के टाइप्स क्या होते हैं? एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है और मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम पैक्ड एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो करेंसी को फिक्स करती है, कि करेंसी का जो रेट है उसको फिक्स सरकार करती है, ताकि स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे। ठीक है, तो जब देखती है कि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हो रही हैं, तो सरकार क्या करती है, उसको रेट को फिक्स कर देती है। ठीक है, ताकि अनसर्टेनिटी से जो हमें बचत मिले और स्टेबिलिटी बढ़े हमारी। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड के लिए की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए सरकार उसको फिक्स कर देती है। तो इसका देखो यहाँ पर्पस भी दिया हुआ है। द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम इज टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। तो सरकार स्टेबिलिटी करना चाहती है, उसको अचीव करने के लिए सरकार क्या करती है कि फॉरेन करेंसी जो है ना वो खरीदती तब है जब वो फॉरेन करेंसी बहुत सस्ते मिल रही होती है। तो सरकार बहुत सारी फॉरेन करेंसीज खरीद लेती है सस्ते दामों पे, और फिर जब वो बहुत अच्छी रेट में मिल रहा होता है, यानी उसको सेल करने का प्राइस अगर बहुत अच्छा मिल रहा होता है, तो उसमें सरकार बेच देती है। जैसे मान लो 80 रुपीज में खरीदी और 84 रुपीज में बेच दी, है ना। तो सरकार पूरा नहीं बेचती, बट सरकार क्या करती है कि देखती है कि कितने सस्ते में आ रहा है, ये सस्ते में आ रहा है तो फॉरेन करेंसी बहुत सारी खरीद लेती है और उसके बाद वो मार्केट में बेचती है हायर प्राइस पे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखो क्या है, गवर्नमेंट को उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक लार्ज रिजर्व अपने पास फॉरेन करेंसी का रखना पड़ता है, अगर वो सरकार एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है तो। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो भी रेट चल रहा होता है उससे सरकार को कम पे देना पड़ता है, या जो भी रेट सरकार सेट करती है उस पर देना होता है। तो अपने पास उनके पास रिजर्व भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि इस सिस्टम में होता क्या है कि हर करेंसी अपनी जो हर कंट्री जो है अपनी करेंसी की को फिक्स करती है अपने एक एक्सटर्नल स्टैंडर्ड पे। ठीक है, जैसे मार्केट रेट चल रहा है 81 रुपीज और सरकार ने सेट कर दिया 80 रुपीज, तो सरकार एक फिक्स रेट रख सकती है। ठीक है, तो जैसे दिस एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड, सिल्वर, अदर पीसेस मॉडल एंड अदर कंट्रीज करेंसी और इवन सम इंटरनेशनली एग्रीड यूनिट ऑफ अकाउंट। यानी वो जब सरकार करेंसी को फिक्स करती है फॉरेन करेंसी के रेट को, तो उसके लिए सरकार के पास कुछ रिजर्व होना चाहिए, जैसे गोल्ड, सिल्वर या अदर पीसेस मेटल का रिजर्व होना चाहिए, या कोई इंटरनेशनली एग्रीड यूनिट ऑफ अकाउंट होने चाहिए। जैसा जैसे बॉन्ड वगैरह हो गया, या कोई भी कंपनी के शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, उनको आपको गिरवी अपने पास रखना पड़ता है। तो व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी, इट इज नोन एज पैगिंग। यानी वैल्यू जो डोमेस्टिक करेंसी होती है वो क्या करती है, टाइड हो रही है टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी, यानी सरकार ने इसको फिक्स कर दिया है। तो मार्केट जो भी रेट चल रहा हो आपको उसी रेट पे डॉलर्स मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं पैगिंग। ठीक है, तो जो करेंसी की जो वैल्यू फिक्स होती है इन टर्म्स ऑफ सम अदर करेंसी, इन टर्म ऑफ गोल्ड, इट इज नोन एज पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी कब होती है, जब हमारी जो करेंसी है वो फिक्स्ड होती है ना, इन टर्म्स ऑफ सम अदर करेंसीज और इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। यानी गोल्ड को आप गिरवी रख दे रहे हैं, या मान लो कि आप दूसरी कंट्री की जो करेंसी है उसके बेस पे अगर कंपेयर करते हो, तो देखते हो कि हमारी करेंसी जो है वो मार्केट में एक सरकार ने रेट फिक्स कर दिया, उसी रेट में मिलेगा। मार्केट में और रेट चल रहे हैं, पर सरकार आपको आपको 80 रुपीज में ही देगी। अगर मान लो 84 रुपीज चल रही है तो सरकार से आप 80 रुपीज में ले सकते हो। उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इसको पैरिटी सिस्टम भी बोलते हैं। अब देखो, एक होती है करेंसी डीवैल्यूएशन और करेंसी रीवैल्यूएशन। करेंसी डीवैल्यूएशन कब होती है? देखो, हमने एक डेप्रिसिएशन पढ़ा था, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन पढ़ा था। डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि करेंसी की वैल्यू गिर जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन डीवैल्यूएशन क्या है? डीवैल्यूएशन का मतलब होता है सरकार
डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को गिरा देती है। अगर सरकार डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को खुद ही गिराती है तो उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन, है ना। और सरकार अगर अपनी करेंसी की वैल्यू को खुद ही बढ़ा देती है यानी रेट हाई कर देती है तो उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। ठीक है, यानी क्या होगा कि अगर आप कोई करेंसी फॉरेन करेंसी खरीदना चाहते हैं, पहले 80 रुपीज में आपको करेंसी मिल जा रही थी, अब वो उसको खरीदने के लिए आपको मतलब या डॉलर खरीदने के लिए आपको 84 रुपीज पे करने चाह रहे हैं लग रहा है, तो वो आपकी डीवैल्यूएशन हो गई। ठीक है, ये डीवैल्यूएशन और डिप्रिशिएशन में आप कंफ्यूज मत हो। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन क्या होता है, किस कारण से होता है, मार्केट में डिमांड और सप्लाई की फोर्स के कारण होता है। लेकिन डीवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन सरकार खुद करती है। सरकार अगर उसके रेट को गिराती है यानी वैल्यूएशन अगर कम कर देती है तो उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। जैसे एक डॉलर 80 रुपीज में मिल रहा था, अब वो 84 रुपीज में मिल रहा है और ये सरकार ने किया है तो उसको बोलेंगे डीवैल्यूएशन। और अगर मान लो कि एक करेंसी जो है, जो डॉलर है, उसको हम खरीदने के लिए पहले 84 रुपीज देने पड़ते थे और अब सरकार ने जानबूझ के उसकी वैल्यू घटा के 4 रुपए कर दी यानी 80 रुपीज कर दी, बल्कि मार्केट में भी 84 रुपीज ही है, मार्केट के रेट से अलग है। यानी सरकार उसको क्या कर रही है कि सस्ते में कर रही है अपने कस्टमर्स के लिए, अपने लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, या जो हमारे जो इंडियन प्रोड्यूसर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं जो बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार रीवैल्यूएट करती है। ठीक है, ताकि वो फॉरेन कंट्री के गुड्स वगैरह खरीदना चाहते हैं अगर तो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार करती है। तो डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन में अंतर क्या है, देखो, डिवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसमें सरकार क्या करती है, फिक्स एक्सचेंज रेट से डिवैल्यूएट करती है। और डिप्रिसिएशन जो होती है वो फ्लेक्सिबल रेट के थ्रू चलती है, यानी फ्लेक्सिबल मतलब मार्केट में जितनी डिमांड है, जितनी सप्लाई है, उसके फोर्स के कारण अगर जो वैल्यू घटती बढ़ती है यानी घट जाती है हमारी डोमेस्टिक करेंसी की, उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो डिवैल्यूएशन कब होती है, ये सरकार के द्वारा ली जाती है, और डिप्रिसिएशन डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स के कारण ऐसा होता है। और डिवैल्यूएशन जो है वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होता है और डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमाइन होती है बाय फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी जो डिप्रिसिएशन है और एप्रिसिएशन है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर आ गया। डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन किसके अंदर आ गया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठाना है। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें वैल्यू जो करेंसी की होती है वो फ्लक्चुएट करती है फ्रीली। ठीक है, एज पर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर मान लो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो डॉलर के रेट बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक डॉलर पहले 80 रुपीज में आ रहा था, अब वो 84 रुपीज में आएगा, यानी आपके प्राइसेस बढ़ जा रहे हैं। यानी डिमांड बढ़ने पे उसकी प्राइस बढ़ जाती है, कोई भी गुड्स की प्राइस तो बढ़ी जाती है, तो इस तरह से आप करेंसी की प्राइस बढ़ जाएगी और यानी करेंसी आपको महंगा खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और सप्लाई जो है वो उस पर भी असर पड़ता है, यानी डिमांड और सप्लाई दोनों पे असर पड़ता है। तो ज्यादा सप्लाई हमारी, जब हम मान लो कि करेंसी की वैल्यू अगर हम घटाते हैं, ठीक है, यानी बहुत सारी डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है तो करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी, यानी आपको महंगा खरीदना पड़ेगा। और अगर मान लो कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो आपको जो फॉरेन करेंसीज हैं वो सस्ते मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये फ्री फ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ही बोलते हैं, क्योंकि ये फ्री होता है, सरकार का कोई इंटरफेरेंस इसमें होता नहीं है। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज रेट होता है उसको कौन डिसाइड करता है, मार्केट करती है, जहां पे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बैंक्स होते हैं या अदर इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो उसकी डिमांड बाइंग और सेलिंग वगैरह करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, इसके कारण से उसकी रेट जो चेंज होते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ भी हमें यहाँ पे रखना पड़ता है अपने पास इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और एनी अदर करेंसी, है ना, उसको सरकार को अपने पास रखना पड़ता है अगर वो फिक्स
एक्सचेंज रेट्स करना चाहती है। तो सरकार अगर फिक्स करना चाहती है करेंसी के रेट को, तो उनके पास कुछ रिजर्व होने चाहिए, गोल्ड या एनी अदर करेंसी सरकार के पास होनी चाहिए। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि ये डिटरमाइन करता है फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट पे, यानी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, उसके बेस पे इसका रेट सेट होता है। ठीक है, और सरकार फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या करती है, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड या किसी अदर करेंसी की टर्म में इसको फिक्स करती है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट पे सरकार का पूरा कंट्रोल होता है और फ्लेक्सिबल रेट पे सरकार कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि वो फ्रीली मार्केट कंडीशन के हिसाब से चलती है, यानी डिमांड जितनी होगी सप्लाई जितनी होगी उसके हिसाब से चलेगी। डिमांड बढ़ेगी तो करेंसी महंगी हो जाएगी, डिमांड घटेगी तो करेंसी जो है सस्ती हो जाएगी। अब बात करते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट। मैनेज फ्लोटिंग रेट क्या होता है कि सरकार पार्शियली उसमें इन्वॉल्वमेंट करती है ना। ट्रेडिशनली क्या कर रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है उसमें क्या होता था कि पहले सरकार फिक्स्ड या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बनाती थी, है ना। तो अब होता क्या है इसके अंदर, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम में क्या हो रहा है, देखो इसमें ये एक सिस्टम है जिसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होती है वो डिटरमाइन की जाती है बाय मार्केट फोर्स एंड कंट्रोल एंड सेंट्रल बैंक। ठीक है, यानी मार्केट फोर्स के कारण ये एक्सचेंज रेट सेट होता है, डिटरमाइन होता है, और सेंट्रल बैंक के कारण भी होता है। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है एक्सचेंज रेट पे थ्रू इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी कई बार क्या होता है कि जो मैनेज जो फ्लोटिंग रेट होता है ना, आप उसको ऐसे समझ लो कि मैनेज फ्लोटिंग रेट में एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट सेट होती है, यानी मैक्सिमम जितना भी बढ़ना है सरकार ने सेट कर दिया। देखो ये प्राइस का रेंज है, मान लो 70 से 85 के बीच में रेंज है, तो मैक्सिमम आपका रेट 85 जाएगा और मिनिमम 70 जाएगा। ठीक है, इसी रेट पे आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो मिनिमम और मैक्सिमम रेट सरकार सेट कर देती है, उस बीच में आप जो भी आप जॉबिंग करके पैसे कमा सकते हो। ठीक है, यानी आपको मिनिमम लिमिट जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट बना के सरकार रखती है, उसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट। ठीक है, तो कई बार क्या होता है सेंट्रल बैंक उसमें इन्फ्लुएंस करती है, इंटरफेयर करती है, और उसको रेट को बोलती है कि हाँ इस रेट से ज्यादा आपका आना नहीं चाहिए और इस रेट से कम आपको बढ़ना नहीं चाहिए, घटना नहीं चाहिए। यानी आपका जो बढ़ना है, बढ़ने का रेट मैक्सिमम कितना सेट होगा और मिनिमम कितना सेट होगा, ये जो सेट करती है ये हमारी सेंट्रल बैंक करती है, और इसको हम मैनेज फ्लोटिंग रेट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है तो इट इज अ हाइब्रिड ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इन दोनों का हाइब्रिड है, यानी मिक्सचर एक तरह समझ लो कि एक टर्म तक फिक्स रहती है, उसके बाद ये फ्लोटिंग होती है, मतलब अपर लिमिट सेट है और लोअर लिमिट सेट है, वो अगर फिक्स हो गया आपका, और फिर उस बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो गया। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए वो एक सर्टेन लिमिट बना, जो मैंने बताया वही इसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होता है, सेंट्रल बैंक मेंटेन करती है रिजर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट टू इंश्योर दैट द एक्सचेंज रेट स्टेज विद इन द टारगेट वैल्यू। जितना टारगेट उनको रखना होता है उस टारगेट के हिसाब से अपने पास कुछ रिजर्व भी रखती है। ठीक है, तो इसको हम डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज सेट हो जाती है, अपर एंड लोअर लिमिट सेट हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इसमें काम करते हैं स्टॉक मार्केट में ही, मतलब फॉरेन करेंसी खरीदना बेचने वाला काम करते हैं, तो वो कई बार उसको सही नहीं मानते, उनको लगता है ये बोरिंग है, बेकार है, ये एक लिमिट नहीं के अंदर बांध रखा है। ठीक है, तो वो पसंद नहीं करते, इसलिए उसको डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आपको समझ में आ गया, मैनेज फ्लोटिंग रेट समझ में आ गया, तो उसको आप आराम से डील कर सकते हो। मैनेज फ्लोटिंग रेट में क्या होता है, अपर और लोअर लिमिट सेट होती है। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि एक फिक्स प्राइस ही फिक्स कर दी जाती है, यदि इसी प्राइस पे हम आप खरीद सकते हो और इसी प्राइस पे बेच सकते हो। ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो होती है वो देखो, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या है, किस किस चीज में डिमांड होती है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कहाँ कहाँ होती है। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करना चाहते हो, टूरिज्म के लिए जाना चाहते हो, आप कहीं से ट्रांसफर रिसीव करना चाहते हो, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड सेंड एंड अब्रोड, आप भेजना चाहते हो, तो आपको जो है फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
और अगर कोई फॉरेन कंट्री से कोई सामान खरीदना चाहते हो तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, उसके लिए आपको डॉलर में चाहिए होता है। फिर स्पेकुलेशन, यानी अगर आप कोई शेयर खरीद मतलब कोई करेंसी आप खरीदते हो फिर उसको बेचते हो, तो ये जो एक्सचेंज होता है उसमें आपको डॉलर की जरूरत पड़ती है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में। फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों बढ़ती है? ऑब्वियस सी बात है, फॉरेन करेंसी की डिमांड जो है वो तब बढ़ती है जब क्या होता है, फॉरेन करेंसी की जो प्राइस है वो कम हो जाती है ना। तो क्या होता है कि फॉरेन करेंसी जो होता है, देखो, व्हेन प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी फॉल, इंपोर्ट फ्रॉम द दैट फॉरेन कंट्री बिकम्स चीपर, यानी वहां से इंपोर्ट करना सस्ता होता है। ठीक है, यानी मान लो $1 पहले 74 रुपीज में मिल रही थी, अब वो 70 में मिल रही है, तो आपके पास क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अगर मार्केट में मान लो कि सस्ती हमारे पास करेंसी की जो वैल्यू है वो करेंसी खरीदने के लिए हमें कम पैसे देने पड़ रहे हैं, तो उसकी डिमांड सडनली बढ़ जाएगी। और जब अब और कब होती है, व्हेन ए फॉरेन करेंसी बिकम चीपर इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इट प्रमोट्स टूरिज्म टू दैट कंट्री। यानी अगर मान लो फॉरेन करेंसी सस्ती हो जाती है तो क्या होता है कि हम वहां पे घूमने जाना पसंद करते हैं, तो टूरिज्म जो है उसमें बढ़ावा होता है। ठीक है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। उसके बाद फॉरेन करेंसी जो है वो फिक्स होती है, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, फॉल्स। ठीक है, प्राइस अगर फॉरेन करेंसी की फॉल होती है तो डिमांड इसकी राइज होती है, एज मोर पीपल वांट टू मेक गेन फ्रॉम स्पेकुलेशन एक्टिविटीज। यानी फॉरेन करेंसी की प्राइस अगर कम होती है तो हम भी खरीदते हैं, सरकार भी खरीदती है, और कुछ जो अलग अदर इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी खरीदते हैं उसको, ताकि वो फिर ऊंचे दाम पे बेच सके। तो इसका डिमांड देखो, तो डिमांड कर्व कैसे बनेगा? डिमांड कर्व तो आपको पता ही है ना कि ये वाई एक्सिस पे हम दिखाते हैं क्या, प्राइस दिखाते हैं, और यहाँ पे डिमांड दिखाते हैं आपको एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली क्या दिखाते हैं? प्राइस दिखाते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस क्या है, और नीचे दिखाते हैं डिमांड। तो पहले देखो यार, R1 और Q1 क्या है, हमारे इनिशियल स्टेज है। R1 मतलब आपके पास जो है रेट आपका था R1 था पहले, तो आप Q1 खरीद पा रहे थे। अगर रेट बढ़ गया तो आप कम खरीद पाओगे। ठीक है, तो ये आपका इसलिए रिड्यूस हो गया यहाँ पे। फॉरेन एक्सचेंज रेट की सप्लाई कैसे होती है? तो जो इसमें होता क्या है कि जब हम सप्लाई करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट की, तो उसमें क्या क्या बातें देखनी होती है। फॉरेन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट कम थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सप्लाई हमारे पास ज्यादा कैसे आती है? जब हम यहाँ से गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ से हम बेचते हैं ज्यादा सामान, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो हमारे पास पैसे आते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने से, है ना, कह रहा है कि विच फॉरेन इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट विच फॉरेनर इन्वेस्ट इन द होम कंट्री इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी हमारी बढ़ जाती है। अब रिमिटेंस फ्रॉम अब्रोड, यानी आपको कहीं से ट्रांसफर हो रहा है। यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब क्या होता है कि आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, आप या आप किसी को गिफ्ट देने वाले हो, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, वहां की कंट्री के प्राइस पे आपको खरीदना पड़ता है। तो क्या होता है यहाँ पे, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज द फॉर्म ऑफ गिफ्ट एंड अदर रेमिटेंस फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, तो रेमिटेंस में क्या होता है कि हम सप्लाई करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को, है ना, और वो इंक्रीज होती है इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट एंड अदर रेमिटेंस फ्रॉम अब्रोड। तो आप देख रहे हो कि अगर सप्लाई ज्यादा हो रही है फॉरेन एक्सचेंज रेट की, तो आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे, तो आपके पास पैसे ज्यादा आएंगे, आपके पास जो है वहां से आप यहाँ से कुछ खरीदना चाहते हो, मान लो आप अगर खरीदना चाहते हो तो आपके लिए महंगा महंगा पड़ेगा, लेकिन एक्सपोर्ट आपको सस्ता पड़ रहा है, तो आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, है ना, कोई यूनिटल ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हो फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि आपको ट्रांसफर करना, एक्सपोर्ट करना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जिसको एक्सपोर्ट करोगे तो आपको सस्ते दाम पे आप एक्सपोर्ट कर पाते। अब देखो स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन क्या है? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम दोज हु वांट टू स्पेकुलेट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी स्पेकुलेशन क्या है? जैसे लोग ट्रेडर होते हैं, करेंसी मार्केट में बैठते हैं, वो जब रेट गिरता है तो खरीद लेते हैं, और बस, और जब बढ़ जाता है तो उसको बेच देते हैं, तो वो स्पेकुलेटर्स होते हैं। वो क्या करते हैं,
रेट्स के बेस पे काम करते हैं। रेट्स अगर बढ़ जाते हैं बेच देंगे, रेट्स घट जाएंगे तो खरीद लेंगे, तो इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहां देखो सप्लाई हो गया, आपको देखना है राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की सप्लाई कब बढ़ती है? सप्लाई तब बढ़ती है जब फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो क्या होता है, फॉरेन करेंसी की डिमांड जब हम देखते हैं कि अगर हम कोई फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस डोमेस्टिक गुड्स बिकम रिलेटिवली चीपर। तो सप्लाई तब बढ़ती है जब आपको क्या होता है कि आपकी जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट होती है ना, यानी कि आपको $1 पहले 80 में मिल रहा था, अब 74 में मिल रहा है। ठीक है, तो जो फॉरेन कंट्रीज होती है उनको फायदा क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीज हमारे यहाँ से ज्यादा सामान खरीद पाती है, वो क्वांटिटी ज्यादा खरीद पाएंगे हमारे पास है कि वो 84 रुपीज का सामान खरीद पा रही, पहले 84 रुपीज तक का सामान खरीद पाती थी $1 के अंदर, जो आपको मैंने पहले बताया था। तो प्राइस अगर 70 से 74 हो गया तो आपको क्या देखना है कि आप देखोगे यहाँ पे कि आपकी जो सप्लाई है वो ज्यादा बढ़ रही है, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो सप्लाई कर वैसे दिखाओगे, पहले R1 था और यहाँ Q1 है, अब यहाँ पे R2 हो गया और ये Q2 हो गया। ठीक है, तो R1 से Q1 हम ऐसे चेंज करते हैं, R1 से R2 और Q1 से Q2 हो गया, तो ये सप्लाई कर दिखा दिया। सिर्फ आपको अपवर्ड दिखाना है, आपको ओरिजिन से लेकर सीधे ऐसे दिखाना है। अब वहां पे ये देखो ये सप्लाई थी और उसके पहले डिमांड था, दोनों को मिला दिया तो ऐसे बन गया, देखो है ना, डिमांड ऐसे था ना, देखो यहाँ पे डिमांड था ना, डिमांड ऐसे, अब सप्लाई को यहां से लेकर ऐसे कर देना है, तो दोनों को जब कंबाइन कर दिया तो वो हमारा एक्सचेंज रेट सेट हो गया। अब इसके बीच में क्या होता है कि ये जो जहां पे दोनों कट रहे हैं वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, उसके ऊपर एक्सेस सप्लाई है, उसके नीचे एक्सेस डिमांड होता है, इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर एक्सचेंज रेट को चेंज करेंगे तो यहाँ डिमांड बढ़ती है घटती है और जो सप्लाई है वो भी घटती बढ़ती है। ठीक है, तो देखना है, यहाँ देखो पहले सप्लाई इतना पे थी, अब इतने पे हो गई, अब यहाँ घट गई, है ना, तो सप्लाई के बढ़ने घटने का और डिमांड के घटने बढ़ने का जो कॉम्बिनेशन है वो आप यहाँ दिखा सकते हो। तो चेंज इन एक्सचेंज रेट में क्या होता है, अगर डिमांड बढ़ेगी है ना तो शिफ्टिंग राइटवर्ड होगी, अगर डिक्रीज होगी डिमांड तो शिफ्टिंग लेफ्टवर्ड होगी, यानी ये ऊपर साइड हो गया, ये है ना, ये राइट साइड हो गया, ये इधर की ओर राइट साइड हो गया और इधर की ओर लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, अब चेंज इन सप्लाई, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई को हम राइटवर्ड करेंगे और इधर दिखाएंगे, है ना, राइटवर्ड दिखाएंगे, तो और ये हो जाएगा हमारा लेफ्टवर्ड दिखाएंगे इसको। ठीक है, तो लेफ्टवर्ड कब होगा, जब सप्लाई कम होगी, राइटवर्ड कब होगी, सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, इट इज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। ऑब्वियस सी बात है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है, वहीं पे हम करेंसी को खरीद और बेच सकते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट परफॉर्म द फॉलोइंग 3 फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन करती है, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन। ठीक है, ये प्रोवाइड करती है। तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे प्रोवाइड करती है, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है वो क्या करती है कि it transfer purchasing power between the countries involved in the transactions. This function is performed through credit instrument like bill of foreign exchange, bank overdraft and telephonic transfer. इसके थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन होता है यानी आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चीजों को आप खरीद बेच सकते हो। क्रेडिट फंक्शन होता है जहां पे आप क्या करते हैं कि क्रेडिट पे आप फॉरेन ट्रेड कर सकते हो, यानी आपको पेमेंट जो है वो आपको तुरंत नहीं पे करनी पड़ती है, आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो उसको क्रेडिट फंक्शन कहते हैं। हेजिंग फंक्शन क्या होता है, when exporter and importer enter into agreement to sell and buy goods and goods on the some future date or at the current price and exchange rate, it is called hedging. hedging क्या होता है, hedging फंक्शन में क्या होता है कि आप एक फ्यूचर डेट पे उसी प्राइस पे, जो प्राइस अभी चल रही है उसी डेट पे आप सेटलमेंट करते हो कि इतने तारीख को हम आपसे ये सामान खरीदेंगे और सप्लायर आपको बोला इतनी तारीख को हम यहाँ पे आपको बेच देंगे सामान जो भी बेचना होता है। तो ये हेजिंग कब होती है, जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है दोनों में एग्रीमेंट होता है बाइंग और सेलिंग का कुछ गुड्स के बारे में एट द करेंट प्राइस एंड फ्यूचर डेट।
ठीक है, फ्यूचर डेट में आप सेट करते हैं। जैसे मान लो आलू है, प्याज है, तो आलू की कीमत जो है अभी मान लो 10 रुपए चल रही है। आपने किसी से बात कर ली किसान से कि देखो आपसे 2 महीने बाद लेंगे, लेकिन उसी रेट पे लेंगे जिस रेट पे अभी बात करी है, उसके लिए हमने मान लो एडवांस पैसे भी दे दिए। तो क्या होता है कि वो रेट हमारा फ्यूचर डेट हो गया, उसको हम हेजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या क्या होती है, देखो एक स्पॉट मार्केट होती है, स्पॉट मार्केट होती है जिससे नॉर्मली शेयर मार्केट होती है, वहां पे फ्री फ्लो होता है, गुड्स प्राइजेस वगैरह सेट होती हैं, वो डिमांड और सप्लाई की बेस पे। तो ये हो गया आपका स्पॉट मार्केट। एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, जिसमें हम फ्यूचर डेट पे कोई चीज हम खरीदने के लिए हम आपस में एग्रीमेंट करते हैं, वो फ्यूचर डेट हो गया। ठीक है, तो इतने सारी चीजें थी, आपको रिवीजन कीबोर्ड पॉइंट्स में जितने सारे मैटर्स दे रखे हैं इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और आपको जस्ट सारा जितना भी समझाया उसको समझो। कोई दिक्कत आएगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा टॉपिक में, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट ये बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो तब तक इतने सारे होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो क्या है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जिसमें हम सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करते हैं जितने भी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको। ठीक है, बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जो ट्रांजेक्शन होता है उनके साथ मिलके। जैसे मान लो कि इंडिया अमेरिका के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है, इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन, या ऑस्ट्रेलिया के साथ या इंग्लैंड के साथ, किसी भी कंट्री के साथ। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक जो कंट्री होती है उसकी जो ट्रांजेक्शन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन होती हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ठीक है, यानी फॉरेन कंट्रीज के साथ। तो वो जो इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन है उनको जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ठीक है, ऑफ ऑल द इकोनॉमिक कंडीशंस बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कितना हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी कितना हमने एक्सपोर्ट करा, कितना इंपोर्ट करा, वो हम देखते हैं। यहाँ पे जो भी हम चीजें बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको हम बाहर भेज रहे हैं, हम बाहर की चीजें यहाँ पे मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम देखते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसका रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि इसमें रेसिडेंट्स कौन होते हैं, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है। ठीक है, जो इंडिया में रह रहे हैं, या तो इंडिया के वासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, या रेसिडेंटशिप उनको मिली हुई है। रेसिडेंटशिप क्या होती है आपको पता है ना, जिसमें आप 180 डेज तक अगर आप इंडिया में रहते हैं, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप रेसिडेंटशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फॉरेन कंट्री के लोग हैं। ठीक है, तो जैसे फॉरेन कंट्री के लोग हमारे यहाँ काम करते हैं रेगुलर, और हमारी कंपनी जो इंडियन कंपनी में काम करते हैं, यहाँ पे उनको सैलरी मिल रही होती है। ठीक है, तो वो रेसिडेंट्स माने जाएंगे। तो रेसिडेंट्स माने कौन नहीं जाएंगे, तो ये आपको देखना है। जो डिप्लोमेटिक स्टाफ होते हैं, ठीक है, तो डिप्लोमेटिक स्टाफ जो होते हैं अलग कंट्रीज के, तो वो उनको सैलरी वहां की सरकार देती है, इसलिए वो यहाँ के नहीं है, वो रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया नहीं माने जाएंगे। फॉरेन मिलिट्री पर्सनल्स ये भी नहीं आएंगे, टूरिस्ट जो बाहर के आते हैं वो भी नहीं आएंगे, और माइग्रेटरी वर्कर जो सुबह आते हैं शाम को काम करके चले जाते हैं अपने देश। जैसे बांग्लादेश के बॉर्डर पे वहां से लोग काम करते हैं, नेपाल के बॉर्डर पे से वर्कर्स आते हैं यहाँ पे इंडिया में काम करके फिर शाम को चले जाते हैं। तो ये माइग्रेटरी वर्कर्स भी नहीं आएंगे, और फॉरेन कंपनीज के जो ब्रांचेस होते हैं वो भी रेसिडेंट में नहीं आते। ठीक है, तो अब होता क्या है, हम क्या करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शंस करते हैं। तो इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शंस किन चीजों का होता है, एक तो विजिबल आइटम्स का होता है जो फिजिकल गुड्स होते हैं। ठीक है, तो वो हो गए विजिबल आइटम्स, और इनविजिबल आइटम्स क्या हो गए, सर्विसेज। सर्विसेज को हम बोलते हैं इनविजिबल आइटम्स। ठीक है, उसके बाद होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होता है, जिसमें आप किसी को गिफ्ट देते हो, ठीक है, कोई आपको पर्सनल रेमिटेंस मिलती है ना, और इसमें आपका हो गया वन वे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको रीपेमेंट नहीं करनी पड़ती। जैसे मान लो आपने किसी को, कोई आपका फॉरेन में कोई बंदा रहता है, कोई आपके भाई बहन रहते हैं कोई भी, तो उनको आप कुछ गिफ्ट दे रहे हो, यहाँ से भेज रहे हो, वो क्या हो गया, यूनिलैटरल ट्रांसफर हो गया।
तो गिफ्ट के बदले में तो आपको गिफ्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि फिर आपको कहीं से कोई गिफ्ट आती है, ठीक है, जो भी आपको पर्सनल रेमिटेंस मिलती है, कोई गिफ्ट आप लेते हो या आप फॉरेन कंट्री में भेजते हो अपने लोगों को, तो ये हो गया यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो ये भी हमारा इंक्लूड होता है इसके अंदर, ठीक है। यानी आपके विजुअल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैपिटल ट्रांसफर की बात भी करते हैं। कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप कहीं से बोरो कर रहे हो या आपसे कोई दूसरी कंट्री बोरो कर रही है, आप ही कंट्री से दूसरी कंट्री, बाहरी कंट्री के लोग आपसे बोरो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोरो करते भी हैं और हम लैंडिंग भी करते हैं, हम किसी को लोन देते भी हैं। अलग कंट्रीज जैसे छोटी कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार हो गया, ठीक है, और जितनी भी छोटी मोटी कंट्रीज हैं, श्रीलंका हो गया, उनको हम अगर लोन देते हैं तो हम यहाँ से हमारी कैपिटल ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। और अगर हम अमेरिका से या किसी भी बड़ी कंट्री से, रशिया से अगर हम लोन लेते हैं या वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं तो वो हो गया आपका कैपिटल ट्रांसफर आपका आ रहा है, ठीक है। तो बोरिंग होती है या सेल ऑफ एसेट्स, अगर हम सेल कर रहे हैं यहां से अपनी कंट्री से बाहर सामान, एसेट सेल करते हैं, या वहां से वहां के लोग हमसे खरीदते हैं, एक ही बात है। और हम एसेट सेल कर रहे हैं या एसेट खरीद रहे हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं वो हम बाहरी कंट्री से खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, तो ये सारे क्या हो गए, कैपिटल ट्रांसफर हो गए, ठीक है। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, वो भी कैपिटल ट्रांसफर होता है ना, या फॉरेन कंट्री हमारे इन्वेस्टमेंट करती है तो वो भी हमारी कैपिटल ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम कैपिटल रीपेमेंट करते हैं या परचेस ऑफ एसेट्स करते हैं, इनके थ्रू हम काम करते हैं, तो ये आपका कैपिटल ट्रांसफर हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या होता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो लेजर बनेगा उसमें क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स होंगे और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस होंगे। अब बैलेंस ऑफ बीओपी क्या होगा, अगर मान लो दोनों साइड बराबर है तो बैलेंस बीओपी माना जाएगा। मान लो क्रेडिट साइड ज्यादा है यानी आपकी सरप्लस ज्यादा है और डेबिट साइड कम है यानी आपका जो खर्च है वो कम है, तो आपका हो जाएगा सरप्लस बीओपी। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है यानी कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है यानी सरप्लस कम है आपकी, तो आपकी हो जाएगी डेफिसिट बीओपी, ठीक है। ये होता है। तो बीओपी में क्या होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं सारे ट्रांजेक्शंस को बिटवीन। आपको क्या करना है, क्विक रिकैप जो है ना ये जरूर पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इसमें जो है ना इससे एमसीक्यूज के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो बीओपी क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जिसमें सारे इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर इसमें विजिबल आइटम्स आते हैं, इनविजिबल आइटम्स आते हैं और यूनिलेटरल ट्रांसफर होते हैं। और ये क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है, याद रखना है इसको। बीओपी क्या है, फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे फ्लो होता है, ठीक है। हमारे पास चीजें आ रही होती है ना, हमारे पास सरप्लस आ रहे होते हैं और हम एक्सपेंस कर रहे होते हैं, तो यानी आपका मनी फ्लो होता रहता है, इसलिए हमारा क्या हो गया, फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। और ये जो है इसको हम बनाते हैं डबल एंट्री सिस्टम के बेस से बनाते हैं, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड एज पर डबल एंट्री सिस्टम। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड आउटफ्लो को हम डालते हैं डेबिट साइड। आउटफ्लो मैंने जो पैसा जा रहा है वो डेबिट साइड और जो आ रहा है हमारे पास वो क्रेडिट साइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इसमें होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इंपोर्ट हमारे पास अगर ज्यादा रहेगा, एक्सपोर्ट कम रहेगा, तो हमारा डेफिसिट हो जाएगा, डेफिसिट ऑफ बीओपी हो जाएगा। अगर हमारे पास एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो वो सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। और दोनों बराबर है तो बैलेंस बीओटी हो जाएगा, है ना, जैसे बैलेंस बीओपी था ना वैसे ही, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी बोल सकते हैं या ट्रेड बैलेंस ही बोल सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस क्या है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये इसमें निकालते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल एंड नॉन विजिबल आइटम्स एंड यूनिटरी ट्रांसफर तीनों होते हैं, है ना, अभी बताया था जो आपको। फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम्स होते हैं, बताई दिया आपको। और इसमें क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में
क्या होता है, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करता है। और यहाँ क्या था, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं सारे इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शंस को बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बीओटी में इनविजिबल आइटम्स हो गए, और इसमें इनविजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स और यूनिटरी ट्रांसफर तीनों आ गए। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि इसमें कोई कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शंस नहीं होते, जैसे एसेट खरीदना या बेचना या कोई इन्वेस्टमेंट करना, ये इसके अंदर नहीं आता। इसमें सिर्फ गुड्स जो है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं। ठीक है। स्कोप क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरो स्कोप होता है, इसके अंदर नैरो कंसेप्ट है क्योंकि बीओपी के अंदर आता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका वाइडर कंसेप्ट होता है क्योंकि उसके अंदर बीओटी आता है ना। अब सेटलमेंट क्या होती है कि बीओटी का अगर अनफेवरेबल आया है यानी डेफिसिट आया हुआ है तो उसको आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसको हम फेवरेबल बीओटी से यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड से सेटलमेंट नहीं कर सकते। मान लो कि सरप्लस, बीओटी का सरप्लस आया है लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट आया हुआ है, तो बीओटी चूंकि छोटा अमाउंट होता है, छोटा पार्ट होता है, इसलिए उसको सेटलमेंट कर ही नहीं पाएंगे हम। तो क्योंकि बीओपी लार्ज होता है ना, यही बात होती है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, करेंट अकाउंट, है ना। अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंपोनेंट देखेंगे, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट देखेंगे। दो होते हैं, क्या होते हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या होता है, इट रेफर्स टू एन अकाउंट which record all the transactions relating to export and import of goods and services and unilateral transfer during a given period of time। यानी हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं और सर्विसेज करते हैं, साथ ही साथ यूनिलेटरल ट्रांसफर को भी हम यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद इसमें विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांसफर तीनों आएंगे, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में था वही चीज है। ठीक है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स करेंगे जिसमें मर्चेंडाइज ट्रांजेक्शंस होती हैं, विजिबल ट्रेड होती है ना। और उसके बाद ये जो हम करेंगे, क्या करेंगे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो करेंगे, तो जो एक्सपोर्ट होगा वो आएगा हमारा क्रेडिट साइड में और इंपोर्ट जो आएगा वो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है। तो हम इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट साइड लिखेंगे, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका वो रिसीप्ट आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो आप उसको क्रेडिट साइड लिखोगे। ठीक है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम जो होते हैं वो भी होते हैं, जैसे मान लो कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन हमारी है, हमारी कंपनी की शिपिंग कॉर्पोरेशन है, हम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपका, हम उसको एक्सपोर्ट करिए, सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है। और अगर इंपोर्ट करें, हम दूसरी बैंकों से ले रहे हैं या दूसरी कॉर्पोरेशन अपने सामान को ट्रांजिशन कर रहे हैं यहाँ से वहां, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, या फिर इंश्योरेंस दूसरी विदेशी कंपनी से अगर हम इंश्योरेंस ले रहे हैं सर्विसेज, तो वो आपका इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यूनिलेटरल ट्रांसफर जो होता है वो क्या होता है, इसमें गिफ्ट होता है, डोनेशन होता है, पर्सनल रेमिटेंस होती है, यानी वन वे ट्रांजेक्शन होते हैं जो आपको रिपे नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अगर आप रिसीव कर रहे हो तो क्रेडिट साइड दोगे, अगर आप पेमेंट कर रहे हो डेबिट साइड दोगे, सिंपल सी बात है। जितना भी रिसीप्ट होगा वो आपको क्रेडिट साइड लिखना है, जो पेमेंट होगी उसको डेबिट साइड लिख देनी है। ठीक है। तो इसमें सारे जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और करेंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम्स आते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों आते हैं। जो डिफरेंसेस बीओटी और बीओपी में, वही डिफरेंस यहां भी आएगा। ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें डिफरेंस की कोई टेंशन नहीं है। और इसमें नैरो कंसेप्ट होता है, वो वाइडर कंसेप्ट होता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही तो पार्ट है करेंट और कैपिटल। जब आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, यानी आपके पास इनकम ज्यादा होगी और डेबिट साइड कम होगी, तो आपका क्रेडिट आपका सरप्लस में आएगा। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है यानी खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और इनकम्स कम आ रहे हैं, क्रेडिट साइड कम है, तो आपका डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है। तो अब कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए क्रेडिट आइटम के, विजिबल ट्रेड हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, ठीक है, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गई, ट्रांसफर ऑफ रिसीप्ट हो गया, यूनिटरी ट्रांसफर, और इनकम रिसीप्ट हो गई।
ठीक है, ये सारे की सारी आपके क्रेडिट आइटम्स हो गए। अब डेबिट आइटम्स क्या क्या हो गए? इंपोर्ट आप जब कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट आप कर रहे हैं, इनकम पेमेंट आप कर रहे हो, तो ये सारा का सारा आपका डेबिट आइटम हो गया। नेट क्रेडिट क्या हो जाएगा? नेट एक्सपोर्ट, सब में नेट लगा देना है, नेट एक्सपोर्ट लगा देना है, नेट सर्विसेज कर देंगे, गुड्स, नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, नेट ट्रांसफर रिसीव, नेट इनकम रिसीव, ये आपका नेट क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस। ठीक है, अब जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें क्या होता है? देखो एक सेकेंड, हाँ देखो, अब कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं वैसे transaction and rest of the world which cause a change in the asset or liabilities of the residents of the country and rest of and government। ठीक है, यानी अगर आप कैपिटल ट्रांसफर करते हो, ठीक है, यानी अपने रेसिडेंस ऑफ कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उससे एसेट और लाइबिलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, वो आपका कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है या कहीं से आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो अगर इन्वेस्टमेंट आपने करी है या आपने कहीं से एसेट परचेस करा है, तो आपका क्या होगा कि एसेट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, और आपने मान लो किसी को सोल आउट किया एसेट, तो आपके एसेट कम हो जाएंगे। आपने बोरो किया है तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर लोगों ने आपसे बोरो किया है ना, तो आपके पास इनकम बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं। तो क्या होता है इसका, जो भी लायबिलिटीज होती है फाइनेंशियल लेक्चर की रिकॉर्ड करते हैं। इसका होता है दो बातें होती है, फाइनेंस इन करंट अकाउंट और ऑब्जर्व ऑफ करंट अकाउंट। कंपोनेंट्स आर पेइंग एंड है ना, आप बोरो कर रहे हो, तो आप किसको देते हो? जो भी बोरिंग करते हो, आप जैसे प्राइवेट सेक्टर द्वारा गवर्नमेंट के थ्रू लेते हो, लोन जो आप लेते हो उसको रिपेमेंट करते हो ना, तो क्या होता है? रिसीव ऑफ सच लोन एंड पेमेंट लोन बाय फॉरेनर्स रिकॉर्डेड इन द पॉजिटिव साइड। यानी आपको हमेशा क्या देखना है? क्रेडिट साइड में जो पैसा आ रहा है, जो क्रेडिट में लिखना है, तो जा रहा है उसको डेबिट में लिखना है। तो पैसा आ रहा है, लोन ले तो पैसा आ रहा है ना, ठीक है, तो फंड आपके पास आ रहे हैं तो उसको क्रेडिट दो। आप लोन ले रहे हो, बोरो कर रहे हो, या कोई फॉरेन को आपने लोन दिया था उसके रिपेमेंट के बाद, तो वो साइड लिखोगे। वैसे ही कर रहे हो, जैसे आप किसी को लैंड कर रहे हो, लोन दे रहे हो, तो वो आपका डेबिट हो रहा है, यानी आपके अकाउंट जा रहा है, तो वो आपका डेबिट साइड में आएगा। और किसी को रिपेमेंट करनी है तो वो आपके साइड में आएगा। पैसे आ रहे हैं तो क्रेडिट से जा रहे हैं, दूसरी बात है। तो इन्वेस्ट टू एंड फ्रॉम, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पैसा जा रहा है ना आपका, तो वो आ जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ कोई दूसरी कंट्री कर रही है, तो वो आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा, जो लोग कर रहे हैं, यानी फॉरेन कंट्रीज अगर आपके पास कर रहे हैं तो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। उसके बाद चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा चेंज हो रहा है, यानी अगर हमारे पास दो रिजर्व है, करेंसी जो है फॉरेन करेंसीज में वो बढ़ रही है, आ रही है हमारे पास, तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगर हमारे पास घट रही है तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, डेबिट साइड लिखेंगे, सॉरी। तो एनी विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व इज रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसमें क्या होता है? एक फाइनेंशियल एसेट की तरह होता है, है ना। क्या है? द फॉरेन रिजर्व आर द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक, ये सेंट्रल बैंक में होती है। चेंज इन रिजर्व सर्व्स एज द फाइनेंशियल आइटम इन इंडियाज बीओपी। ठीक है, तो क्या होता है? जो रिजर्व में चेंज होता है वो हमारे बीओपी में चेंज होता है, यानी जो चेंज होता है, चेंज इन रिवर्स सर्व्स एज द फाइनेंशियल आइटम, ये फाइनेंशियल आइटम की तरह वो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिखता है। तो अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं, क्या है? फ्रॉम द रिजर्व इज रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आप ये रिजर्व क्या कर रहे हो? विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, विड्रॉ कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है? आपका पॉजिटिव साइड, क्योंकि आप जब विड्रॉ करोगे, आप फॉरेन करेंसी जो विड्रॉ करोगे, तो आपके बदले में पैसे आएंगे, आपका आपकी इंडियन करेंसी आपकी बाकी। ठीक है, तो आप अगर अपने रिजर्व को बेचोगे, ठीक है, यानी विड्रॉ करोगे, तो क्या होगा कि आपके पास कैश आएगा। ठीक है,
तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव साइड। अगर आप एडिशन कर रहे हो, आप खरीद रहे हो, और तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पैसे दोगे इसके लिए, है ना, अपनी करेंसी आप दोगे, तो आप एक एसेट की तरह माना जाता है। फॉरेन करेंसी रिजर्व क्या होता है, एसेट की तरह माना जाता है। यानी आप अगर फॉरेन करेंसीज खरीद रहे हो तो बदले में पैसे दे रहे हो, तो आपका वो डेबिट साइड आएगा, क्योंकि आपका आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप एसेट खरीद रहे हो। फॉरेन करेंसी क्या है, एसेट है, खरीदोगे तो आपका डेबिट होगा, आप बेचोगे यानी आपका ड्रॉ करोगे तो आपका क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ कैपिटल वही बात हुई जैसे बाकियों में हुआ था कि भाई सरप्लस होगा अगर क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा, और डेबिट साइड कम होगा तो सरप्लस होगा। डेबिट साइड अगर ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो आपका डेबिट, खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है तो डेबिट हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्रेडिट साइड हम जो बोरो करते हैं वो आता है, हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आता है ना। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रही है इन्वेस्टमेंट, यानी अगर हम बोरो कर रहे हैं तो हमारे पैसे, अगर वो आपके पैसे आ रहे हैं, और अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी आप उसको बेच रहे हो तो पैसे आएंगे बदले में। ठीक है, फिर डेबिट आइटम में क्या होगा, लैंडिंग टू अब्रोड, यानी आप दे रहे हो, आप किसी को लोन दे रहे हो, फॉरेन कंट्रीज को आप लोन दे रहे हो तो आपके पास पैसे जा रहे हैं, इसलिए वो डेबिट में आएगा। और अगर हम फॉरेन कंट्रीज में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके पास से पैसा जा रहा है तो आपका डेबिट। अब फॉरेन रिजर्व आप खरीद रहे हो तो आपके पास पैसे जाएंगे आपके, तो ये भी डेबिट में आ जाएगा। तो यही चीज होती है। और आपको नेट में क्या करना है, जो ये शुरुआत के आइटम्स है उन्हीं में नेट नेट लगा देना, तो आपका नेट क्रेडिट आ जाएगा। नेट बोरिंग फ्रॉम अब्रोड, नेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड, नेट डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये हम कर देंगे तो आपका आ जाएगा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, अब करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या अंतर आता है, तो करेंट अकाउंट जो होता है उसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो करेंट लेवल के होते हैं, है ना। और कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, ये कैपिटल स्टॉक के आइटम्स होते हैं, है ना, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, आपके एसेट्स होते हैं, आपके बोरिंग्स होते हैं, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं। और करंट अकाउंट एक फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि रेगुलर ट्रांजेक्शंस होती हैं इसमें, इसलिए वो फ्लो कंसेप्ट है। लेकिन कैपिटल अकाउंट स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि वो आप उसमें हर महीने महीने ट्रांजेक्शन नहीं करते, आप एक ही बार बोरो करते हो, उसको रिपेमेंट आप लगातार करते जाते हो, वो अलग बात है। आप एक ही बार इन्वेस्टमेंट करते हो, साल में एक बार इन्वेस्टमेंट या दो बार इन्वेस्टमेंट करोगे, कम इन्वेस्टमेंट होती है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, इसलिए वो स्टॉक कंसेप्ट है। और क्या होता है करेंट अकाउंट में, क्या होता है करेंट अकाउंट इक्वल टू विजिबल ट्रेड प्लस इनविजिबल ट्रेड प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर होती है, और प्लस इनकम रिसीप्ट पेमेंट होती है। ये सारी चीजें करेंट अकाउंट में आती हैं। और उसमें क्या होता है कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में आप बोरिंग करते हो या लैंडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट आपके पास आती है या आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप या तो खरीदते हो या आप विड्रॉ करते हो यानी बेचते हो। ठीक है, ये सारा का सारा आपका इसमें आ गया। अब देखो एक बात होती है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। तो ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं, तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये देखो। ऑटोनोमस आइटम्स वैसे आइटम्स होते हैं, ठीक है, वैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ इकोनॉमिक मोटिव होता है हमारा, सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी आप जब प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपका हो गया ऑटोनोमस आइटम्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अबव द लाइन आइटम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इंडिपेंडेंट होता है कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट। ये बीओपी अकाउंट से अलग होता है। जैसे अगर फॉरेन कंपनी है, वो क्या कर रही है, इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, देन सच अ ट्रांजेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रीज बीओपी सिचुएशन। तो उनकी बीओपी सिचुएशन से अलग है ये। ठीक है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रही है क्योंकि आप अपना प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो, तो ये हो गया है। तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस ऑन बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये दोनों चीजें करंट और कैपिटल दोनों में हो सकती हैं। आप करंट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, जैसे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गई, ये सब सारे आगे, ये सारे ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस हो गए। अब कैपिटल अकाउंट में रिसीव एंड पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल एंड ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस, ये सब इसके अंदर आ गए। ठीक है, तो क्या हो गया कैपिटल अकाउंट में, जो आप रिसीप्ट और रीपेमेंट करते हो लॉन्ग टर्म लोन्स को। ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस के अंदर।
अब हम बात करते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होता है? जो किसी भी गैप को कवर करता है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो गैप है उसको कवर करेगा। ये हो गया अकोमोडेट करना। जैसे आप मान लो कहीं जाते हो, फॉरेन जा रहे हो, वहां पे आपके साथ कोई बंदा है, साथ में ये दो दोस्त आप जा रहे हो, दोनों आपस में शेयर कर रहे हो, ठीक है, रेंट शेयर कर रहे हो या जो भी खर्चे हैं उसको आप शेयर करते हो, तो आपस में क्या कर रहे हो, आप लोग अकोमोडेट कर रहे हो, ठीक है, तो अकोमोडेशन होती है। उसी तरीके से यहाँ पे अकोमोडेशन हो रही है। यहाँ पे जितने भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो डेफिसिट और सरप्लस होते हैं उनको यहाँ पे अकोमोडेट करते हैं। अगर सरप्लस हुआ है ना, तो उसको हम अकोमोडेट करेंगे, ठीक है, और फिर अगर डेफिसिट हुआ तो उसको भी यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे। यानी क्या है इसमें, अकोमोडेटिंग ट्रांसफर आइटम्स रेफर्स टू द ट्रांजेक्शंस दैट आर अंडरटेकिंग टू कवर द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो गैप को कवर करने का काम करता है ना, दैट इज सच ट्रांजेक्शंस आर अंडरटेकिंग टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन द ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस। These items are known as below the line item। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस अबव द लाइन आइटम्स होते हैं और अकोमोडेटिंग आइटम्स बिलो द लाइन आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना होता है। जैसे इसमें क्या है, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस में क्या होता है, आर कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शंस which are mean to correct the disequilibrium in autonomous items of balance of payment। यानी आपके पास कोई अगर डिसइक्विलिब्रियम हो गया, यानी डेफिसिट हो गया या सरप्लस हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए हम अकोमोडेशन करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास अगर पैसे सरप्लस में पड़े हुए हैं तो क्या होगा, जैसे यहां देखो, एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ करेंट अकाउंट डेफिसिट इन बीओपी, देन दिस डेफिसिट इज सेटल्ड बाय कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम अब्रोड। यानी आपको अगर डेफिसिट आ रहा है बीओपी में तो आप लोन ले सकते हो, तो उससे आपका डेफिसिट जो है वो ठीक हो जाएगा। द सोर्स यूज्ड टू मीट डेफिसिट इन बीओबी आर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या बोरिंग फ्रॉम आईएमएफ या फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटीज। यानी आप अगर डेफिसिट में आ रहे हो तो आप लोन वगैरह ले सकते हो, बाहर कंट्री से आप करेंसीज ले सकते हो, खरीद सकते हो, ठीक है, या आप करेंसी बेचोगे तो आपका वो हो जाएगा, ठीक है, बेचने की बात होती है, फॉरेन करेंसी आप बेचोगे। तो आप देखो यहाँ पे ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके डिफरेंस देख लो। तो ऑटोनोमस में क्या होता है, इसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसमें हमारा मोटिव क्या होता है, मोटिव हमारा होता है इकोनॉमिक मोटिव एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है। और अकोमोडेटिंग आइटम से क्या होता है कि हम सिर्फ यहाँ पे कवर करते हैं डेफिसिट और सरप्लस को, ठीक है। और बीओपी का इफेक्ट क्या होता है, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस पे बीओपी का इफेक्ट नहीं होता, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है बीओपी से। और अकोमोडेटिंग आइटम जो होता है वो बैलेंस ऑफ बीओपी को मेंटेन करने के लिए होता है, इसलिए वो उससे कनेक्टेड होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, वो करेंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में होते हैं, और अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के लिए होते हैं, ठीक है। और ऑटोनोमस आइटम को अबव द लाइन आइटम्स बोलते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स को बिलो द लाइन आइटम्स बोलते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आपकी जो डेफिसिट होती है वो क्या होती है, कब होती है, वो जब टोटल इनफ्लो आपकी ज्यादा होती है, ठीक है, टोटल इनफ्लो ऑन द अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस आर लेस, हाँ लेस होती है। यानी डेफिसिट ऑफ बैलेंसिंग क्या होता है, जब आपकी आउटफ्लो ज्यादा हो, यानी खर्चे ज्यादा हो और इनकम्स कम हो। सिंपल सी बात है, जो मैंने शुरुआत से बताई है वही चीज यहाँ पे भी है कि जो आपकी आउटफ्लो है, आउटफ्लो ज्यादा हो, यानी पैसे ज्यादा जा रहे हैं और आपके पास इनकम कम आ रहे हैं, तो आपका डेफिसिट हो जाएगा, है ना, डिसइक्विलिब्रियम को बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, बस इतना आपको कर लेना है, और ये रिवीजन पॉइंट्स आप देख लो एक एक करके, सारे के सारे टॉपिक्स ये संदीप गर्ग की बुक से कर लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और आपका जितने भी रिवीजन की पॉइंट्स है वो कर लो, और जो इसके अंदर एमसीक्यूज वगैरह होते हैं वो कर लेना, ठीक है। और बस इसको ऊपर से नीचे अच्छे से थॉरली पढ़ लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 17th को आपका बोर्ड एग्जाम है, उसमें आपको काम आ जाएगा, ठीक है।